आइए मिलकर इसकी स्पेसिफिकेशंस को, इंजन पावर को और बाकी सारी चीज़ों को, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो यामाहा ने पाकिस्तान में वापस एंट्री मारी 2015 में अपने नए डिज़ाइंस के साथ। जो 125 कैटेगरी का बाइक है उसकी फ्यूल एवरेज यामाहा के बराबर नहीं है। अगर इस बाइक के इंजन की बात की जाए तो बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट इसकी और कंप्रेशन रेशो इसकी 10.10:01 की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंप्रेशन रेशो है। बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो एग्जैक्टली स्केयर इंजन है 54। अगर इस बाइक की गियर्स की बात की जाए तो 5 स्पीड रिवर्स शिफ्टिंग गियर है इसमें। अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो फिर बाइक की मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इंजन है इसमें आपको बार बार ऑयल चेंज नहीं करना पड़ता, आपको ट्यूनिंग की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है कि ये फ्यूल एवरेज कितनी देगा। और अगर शौकीन हैं कुछ लोग लेने वाले तो ये भी देख रहे हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। मैं नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करता हूँ या हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। अगर इस बाइक के लिए रिकमेंडेड इंजन ऑयल की बात की जाए तो और ड्रेन इंटरवल की अगर बात की जाए तो ये अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं और बात को एंड पे जो है समेटते हुए, अगर इस बाइक की मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इस बाइक का बहुत कम है। क्योंकि स्पेयर पार्ट की अगर आप कंपैरिजन करें स्पेयर पार्ट का तो उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़ाहिर बात है होंडा CG 125 की निस्बत तो ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो इसके CB 125F या GR या उन अगर बाइक के लिहाज से देखा जाए GS से भी GD 110 से भी, तो उनसे इसके स्पेयर पार्ट की जो कीमत है वो कम है। और जो चीज़ इसको बिल्कुल इसका मेंटेनेंस को कॉस्ट को कम करती है वो है इसकी इंजन जो है, क्योंकि इसका जो इंजन है इसमें आपको बार बार ऑयल चेंज नहीं करना पड़ता, आपको ट्यूनिंग की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर का एडवांटेज ये भी है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम इसको चाहिए होती है, बल्कि मोस्टली तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई कई हज़ार किलोमीटर तक उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी देता है। बाकी अगर इसके जैसा कि मैंने बताया था कि स्केयर इंजन है बिल्कुल, और इसमें इंजन ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हों, अगर यामा ल्यूब का अपना कर रहे हों या दूसरा भी कोई 10-40 का, तो उसको आपको 1000 किलोमीटर पे या 1500 पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वो पैसे ज़ाया करने का शौक़ कह लें या कुछ ज़्यादा भी प्रोटेक्टिव होते हैं। खैर ये आपको इसमें आपने ज़हन में रखनी है दो चीज़ें। एक होता है अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो इस बाइक को अगर आप 3000-2500 में, तो ऑन अ सेफ़र साइड में 2500 पे इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ, लेकिन कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप 3000 इसका ऑयल चेंज करें। मैं 2500 पे करवाता हूँ, पूरा ऑयल निकलता है, कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप 3000 भी चला लें तब भी इसमें कोई मसला नहीं आता। तो ये देखें मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो तो खुद ब खुद ही कम हो गई ना। आम बाइक में अगर आप 1000 पे करवा रहे हैं तो आप वो 3 बार आपका ऑयल चेंज होगा, इसमें सिर्फ 1 बार होगा। ट्यूनिंग की भी एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती, और उसमें अगर आप एक ट्यूनिंग छोड़ के भी करवा रहे हैं तो ये आपकी 3000 पे या 6000 पे जाके भी ट्यूनिंग करवाएँ तो कोई इशू की बात नहीं है। तो अब आते हैं हम सबसे अहम, जो कोई भी आम आदमी बाइक लेता है हमारे यहाँ तो दो चीज़ें उसके जहन में होती हैं। एक तो ये कि ये फ्यूल एवरेज कितनी देगा, और अगर शौकीन हैं कुछ लोग लेने वाले तो ये भी देख रहे हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। अब हम इन दोनों सवालों की तरफ आते हैं। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो 125 कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फ्यूल एवरेज, बल्कि अगर मैं 100 सीसी की भी बात करूं तो 100 सीसी वालों से भी इसकी जो है GD 110 की बात की जाए या 100 सीसी में प्राइडर की बात की जाए तो तकरीबन उनके बराबर इसकी फ्यूल एवरेज है, और 125 में तो इसके बराबर किसी की फ्यूल एवरेज नहीं है। तकरीबन ये जो बाइक है आपको 45 से 50 की फ्यूल एवरेज देती है। अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल चलाते हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, आप उसको सही स्पीड पे 80 पे मेंटेन रख के 70-80 पे चला रहे हैं तो ये बाइक आपको तकरीबन 45 से 50 के बीच में फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। बाकी कुछ लोगों ने क्लेम किया है 55 तक भी क्लेम करते हैं कि 55 की भी एवरेज दी है, और ये चीज़ इसको बनाती है यूनिक, क्योंकि आपको पावर के साथ साथ बेहतरीन फ्यूल एवरेज मिल रहा है, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बाइक का। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड में इनिशियल पिकअप की अगर बात की जाए वो इस बाइक का थोड़ा कम है। अगर हम CG 125 इसके जो कंपेटिटर हैं या CB 125F के साथ या सुजुकी का GSX 125 जो है उनकी अगर बात की जाए तो उनकी निस्बत इसकी जो इनिशियल पिक है वो थोड़ी सी कम है। उसकी वजह है इसका स्केयर इंजन, जैसा कि बताया था, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 105 से 110 के बीच में आती है। ये आपके वेट पे और एयर फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है। तकरीबन 110 तक ये बाइक चला जाता है। तो टॉप स्पीड इसकी जो है वो CG 125 या CB 125F उनकी निस्बत थोड़ा
कम है, लेकिन ये बाइक टॉप स्पीड के लिए बनाया नहीं गया। ये बाइक आपको कंफर्टेबल कम्यूट और लॉन्ग टूरिंग के लिए बनाया। लॉन्ग सफ़र पे अगर आपने जाना है तो ये बाइक उसके लिए बेहतरीन है। कम्यूट के लिए ये बाइक बेहतरीन है। मैं अगर प्रेफरेंस करनी हो तो मैंने की भी है। मैं इस बाइक को बाकी सारी 125 कैटेगरी से ऊपर रखूँगा। सुजुकी के अगर हम GSX की बात करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 5 लाख रुपए है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस हैं, उसमें बैलेंसर शाफ्ट उन्होंने नहीं दिया। तो अगर मैं बात करूं इसमें मैं कौन सा पेट्रोल यूज़ करता हूं, नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करता हूं या हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूं, तो मैं इस बाइक में नॉर्मल पेट्रोल ही यूज़ करता हूं और मैं बाकी दोस्तों को भी मशवरा दूंगा कि वो नॉर्मल पेट्रोल ही यूज़ करें। और बेसिकली जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जी हाई ऑक्टेन डालेंगे तो गाड़ी जो है वो कोई रॉकेट बन जाती है या उसमें फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखें, माइन्यूट सा फ़र्क होता है बिल्कुल ही, और उतना उसके रेट में भी फ़र्क होता है, तो बात वहीं पे ही रहती है। अगर हम बात करें हाई ऑक्टेन, तो हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो हाई ऑक्टेन गाड़ियों जो कंप्रेशन रेशो जो बाइक्स होती हैं या जो कार्स होती गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो ऐसी बाइक्स जिनकी कंप्रेशन रेशो 12 से ज़्यादा हो, 12:1 हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो उनमें हाई ऑक्टेन लाजमी होता है, क्योंकि उसमें फिर नॉर्मल पेट्रोल काम नहीं करता, उसकी कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो पिस्टन के टॉप सेंटर पे जाने से पहले ही जो है वो जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी में इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, तो नॉकिंग शुरू कर देते। तो हाई ऑक्टेन में क्योंकि वो जो है वो उसमें हाई कंप्रेशन रेशो बाइक्स के लिए होता है, नॉर्मल पेट्रोल के लिए जो है वो नॉर्मल बाइक्स के लिए होता है। तो इसकी कंप्रेशन रेशो क्योंकि 10.0:1 है, तो इसमें नॉर्मल पेट्रोल ही बेस्ट है। या अगर आप थोड़ा सा उसमें बेहतर करना चाहें, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, समटाइम मिलावट वाला भी होता है, तो आप 7:3 के लिहाज से मिक्स कर सकते हैं कि 7 लीटर नॉर्मल पेट्रोल, उसमें 3 लीटर आप हाई ऑक्टेन मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल आप हाई ऑक्टेन यूज़ करें तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, वो सिर्फ पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अगर इस बाइक के लिए रिकमेंडेड इंजन ऑयल की बात की जाए तो जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड यामाहा की तरफ से वो यामा ल्यूब प्लस 10W40 ग्रेड का ऑयल है, जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी अपनी भी। वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है जो कि अच्छा है, लेकिन अगर आप उससे बेहतर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नए बाइक में आप ग्रेड तो बिल्कुल चेंज ना करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सर्दी में जो है वो थोड़ा सा आप पतला ऑयल यूज़ करें और गर्मियों में आप 20W50 यूज़ करें, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे भाई, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, इंजन का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही होता है सर्दी में भी। तो ये जो है ये सिर्फ ऐसे कहीं सुनी उस्ताद वाली बात है कि उस्ताद से सुनी और आगे चला दी कि जो है गर्मी में आपने मोटा इंजन ऑयल यूज़ करना है, तो आप 10W40 ही यूज़ करें। हाँ, अगर आपके बाइक का इंजन कमज़ोर है तो फिर आप 20-50 पे जा सकते हैं, वो बात की बात है। अभी जो है 10W40 में अगर जो इसके मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ इंजन ऑयल के, एक जो है वो रीज़नेबल ऑप्शंस जो हैं आपके बेसिक बजट ऑप्शंस हैं, और फिर जो हैं हाई परफॉर्मेंस के भी ऑप्शन मौजूद हैं। बजट ऑप्शंस में आप सबसे पहले तो यामा ल्यूब प्लस आप डालें, बेफिक्र हो जाएं, 2000, 2500, 3000 भी चलाएं, कोई मसले की बात नहीं है। 10W40 में ही फिर आता है आपका हैवोलिन, और वो फुली सिंथेटिक है 10W40, तकरीबन 1650 रुपये का है, बहुत अच्छा इंजन ऑयल है। उससे अच्छा फिर ज़िक M9 है, वो भी फुली सिंथेटिक है। SN कैटेगरी के ये दोनों इंजन ऑयल हैं, SN सीरीज़ के, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं अब इस टाइम पे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोनों की, लेकिन ये लोकल इंजन ऑयल्स हैं, हैवोलिन भी और ज़िक M9 भी। अगर हम इनसे भी ऊपर जाते हैं तो आप फिर वो आपको बजट 3000 प्लस में चला जाता है। उसमें आप मोतुल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें एम्स ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप लिक्विड मॉली भी यूज़ कर सकते हैं। उन सब की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, बेफिक्र होकर 3000 किलोमीटर आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। और ड्रेन इंटरवल की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आपकी बाइक में आपकी रनिंग ही नहीं है और फिर आप रनिंग नहीं, आपने 6 महीने के बाद इंजन ऑयल लाजमी चेंज कर देना है, चाहे वो 1000 ही चला है या 1500 चला है, क्योंकि 6 महीने के बाद उसकी शेल्फ़ लाइफ ओपन इंजन ऑयल की ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी रनिंग काफ़ी है तो आप 2-3 हज़ार चलाएँ। अगर आपकी बाइक सिर्फ 1000-1500 ही चली, आपकी रनिंग कम है, फिर भी आपने 6 महीने के बाद उस ऑयल को यूज़ कर देना, ड्रेन कर देना है लाजमी। अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं और बात को एंड पे जो है समेटते हुए, तो इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो हैं इस बाइक की लुक्स, देखने में बहुत खूबसूरत है। फ्यूल एवरेज कमाल का फ्यूल एवरेज है। कंफर्ट में कोई सानी नहीं है। सिटिंग पोस्चर बहुत बेहतरीन है। शॉक्स, ब्रेकिंग, हर चीज़ ज़बरदस्त है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, जो बेसिकली यामाहा YBR-G में इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इसका जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम ढूंढने पे ही आते हैं
तो ये कह सकते हैं कि ये कि फैमिली बाइक नहीं है। वन पर्सन के लिए ज़बरदस्त है, सेकंड भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन फैमिली अगर आपके साथ फ़ीमेल बैठी हों तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। और बाकी इसके ऊपर जो इसका जैसे फ्यूल टैंक है तो इसके आप ऊपर बच्चा नहीं बिठा सकते, तो ये फैमिली यूज़ के लिए नहीं है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए बेहतरीन गाड़ी है और फैमिली यूज़ में ये उतनी मौजू नहीं है।